वेल, बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ यार, फाइनली लास्ट पार्ट रहेगा जो चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं, चेंजिंग क्लाइमेट एंड डायनेमिक एटमॉस्फेयर। मुझे पता है थोड़ा लेंदी था ये चैप्टर, तो कई सारे पार्ट्स बने, लेकिन कंप्लीटली इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दिया। एक लास्ट छोटा सा पार्ट है, एक तो उसको कवर करेंगे, व्हाट इज मेंट बाय कार्बन फुटप्रिंट्स, और एक तुम्हें बताऊंगा इस चैप्टर की कुछ बैक एक्सरसाइज। चलो तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना यार। फटाफट से एक बार रिकैप और रिकॉल देता हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त बेसिकली तुम्हें याद होगा कि लास्ट पार्ट में मैंने तुम्हें ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज बताया। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का मतलब क्या था कि किसी भी एनवायरनमेंट में जब पॉल्यूशन होता है तो CO2 गैस एमिट आउट होता है। वेल, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। सन रेज को ट्रैप करके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपको एनवायरनमेंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बस यार, जो क्लाइमेटिक चेंज है ना, वैसा सा ही बिल्कुल सिमिलर टॉपिक कार्बन फुटप्रिंट्स है। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, चीजें बहुत सिमिलर हैं। तो ज्यादा बस समझ लो, जो तुम ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को याद करोगे वही चीज तुम यहाँ से बनाकर लिख सकते हो। चलो, तो कार्बन फुटप्रिंट्स क्या है? कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज जो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती हैं। क्या क्या तुम अपने घर में पॉल्यूशन करते हो? ऑब्वियस है ना, तुम पर्टिकुलरली एसी का यूज करते हो। तो एसी का आउटडोर यूनिट पर्टिकुलरली कुछ हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है, जो ओजोन लेयर और एज वेल एज CO2 गैस को इंक्रीज करता है। सिर्फ इतना नहीं, पर्टिकुलरली हम लोग व्हीकल्स का यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो कोई भी एक ह्यूमन एक्टिविटी जो ग्रीन हाउस गैस को इंक्रीज कर रही है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके चलते पर्टिकुलरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है, बस उसी को क्या कहा जाता है? कार्बन फुटप्रिंट। यार, इसके मल्टीपल रीजन हैं। चलो मैं फटाफट से बताता हूँ कि कैसे और क्यों। बेसिकली तुम्हें पता है यार, ये टॉपिक बिल्कुल ही ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज से रिजेंबल करता है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में गिवन है तो बताना जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कुछ सोर्सेस बताइए कार्बन फुटप्रिंट्स के। तो कार्बन फुटप्रिंट्स पर्टिकुलरली आपको इंडिविजुअल भी करते हैं, हम लोग अपने घर में कर रहे हैं, कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर भी करते हैं, और नेशनल लेवल पर भी होता है। यार, मेन जो सोर्सेज हैं जिसके चलते बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है, उसमें से एक है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जब तुम इनको जलाते हो तो CO2 एमिट आउट होता है। कार, बसेस, एरोप्लेन्स, वेल इंडिया में थर्मल, जब कोयले के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तब भी डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने से। हाउस होल्ड अप्लायंसेज में जैसा कि मैंने बताया, AC, रेफ्रिजरेटर, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो हम ह्यूमंस ही तो हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन को। तो इन सब कारणों के चलते CO2 इंक्रीज होता है और आपको क्या देखने को मिलती है? दिक्कतें। अब यार फटाफट से देखते चलना कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं। यार बहुत सिंपल तरीके से समझना कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। यार मुझे एक बात बताओ, क्या मैं पर्टिकुलरली AC का यूज करता हूँ? ऑब्वियस। क्या मेरे घर में बाइक है? ऑब्वियस। तो जब मैं डायरेक्टली खुद से पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता हूँ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ कि फुटप्रिंट्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से मेरा मतलब क्या है कि जब तुम लोग, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, AC मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब नहीं चलाऊं। बाइक मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं चलाऊं। तो जब डायरेक्टली मैं पॉल्यूशन को क्रिएट करता हूँ, वेल उसको आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फुटप्रिंट्स। और जब इंडस्ट्रीज, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, समझ लो ना, जो मेरे कंट्रोल से बाहर है लेकिन पॉल्यूशन तो करती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, वो सब किसका पार्ट हो जाता है? इनडायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट्स। तो समझ गए कि कार्बन फुटप्रिंट्स को आप बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट, वो हम अपने घर में LPG, फॉसिल फ्यूल्स या व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं। इनडायरेक्ट वो जो इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक या फूड प्रोसेसिंग, जो कि पर्टिकुलरली क्या करती है? पॉल्यूशन। अब एक सिंपल सा सवाल बनता है कि जब ये सब चीजें होती है तो इनका इम्पैक्ट क्या होता है? यार इम्पैक्ट ना बहुत सिंपल है। वेल, तुम्हें पता है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के जो इम्पैक्ट है वो ही रहेंगे। आपके ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, तो वही इम्पैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ऑब्वियस, यार ये रीज़न भी यही है, स्पेसिफिकली जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एयर पोल्यूट हो जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो सी लेवल इंक्रीज होता है, और कई बार जंगलों में आग भी लग जाती है। तो बहुत तरीके की दिक्कतें हैं। सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो 1993 में कितना सी लेवल था, अब कितना सी लेवल इंक्रीज हो गया। इससे दिक्कत क्या है? फ्लड्स आएंगी। इस ये होता क्यों है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो उसके चलते गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और इस तरीके की दिक्कतें होंगी। हेल्थ हैजार्ड्स तो मुझे लगता है कि तुम समझते ही हो
पेड़ कटते जा रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं जिसके चलते कार्बन फुटप्रिंट्स होता भी है और ये कार्बन फुटप्रिंट्स के इफेक्ट्स भी हैं। अब सवाल बनता है कि इसको कंट्रोल कैसे करें? यार बहुत सिंपल है। एक मैं बताऊंगा कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर क्या कर सकते हैं, फिर एक मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलरली गवर्नमेंट क्या कर सकती है ना, और एक स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। चलो तो बेसिकली देखते हैं, बहुत सिंपल है यार। CO2 को एमिट आउट मत करो। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन यही है कि कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे कि एक इंडिविजुअल जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसको कम कर सकता है। तो बहुत सिंपल है यार। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कीजिए, साइकिलिंग और वॉकिंग कीजिए, मतलब व्हीकल्स को अवॉइड कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाइए, घर में 5 स्टार एसी समझ लो ना, नई अप्लायंसेस को यूज करो जो बिजली कम खपत करते हैं, कोल बचेगा। नॉन रिन्यूएबल को छोड़ के रिन्यूएबल की तरफ स्विच हो जाइए। यार आप पेट्रोल का यूज करते हैं, ऑब्वियस पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यू नहीं होता जल्दी से, वो तो जाता है, बहुत समय लगता है। वही सोलर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है आपका? नहीं, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। आप देखिएगा ना, धूप रोज आती है, ई व्हीकल्स हो गए, पॉल्यूशन कम क्रिएट करता है। अननेसेसरी प्लास्टिक का यूज ना करें, लोकल और सीजनल प्रोडक्ट्स का यूज करें, वेस्ट को रिड्यूस कम करें, प्लास्टिक बोतल्स को रीयूज करें और प्लास्टिक को रिसाइकिल करें, है ना। और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, फार्मिंग भी ऑर्गेनिक करें, केमिकल्स का यूज ना करें। तो यही कुछ तरीके हैं जो कि हम कर सकते हैं। अब यार डिपेंड करता है कि बीइंग अ स्टूडेंट तुम अपने लेवल पर क्या कर सकते हो। क्वेश्चन बन सकता है बहुत सिंपल, अवेयरनेस को स्प्रेड करो, लोगों को बताओ, कुछ मुहिम को लॉन्च करो जहां पर कि तुम स्टूडेंट्स स्कूल के साथ मिलकर पेड़ों को लगाओ। तो वही चीज है, समाज में अवेयरनेस फैलाओ, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड्स का यूज करो, ट्री प्लांटेशंस को लगाइए, इको फ्रेंडली मेथड्स को यूज कीजिए। तो यही कुछ तरीके होते हैं। इको फ्रेंडली समझ गए ना, प्लास्टिक का यूज ना करके पेपर बैग्स की यूज को प्रमोट कीजिए। तो यही कुछ तरीके हैं जो कि तुम कर सकते हो। फिर एक सवाल उठता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। भाई हमने समझा कि एक इंडिविजुअल क्या करेगा, फिर हमने समझा कि स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। एक टॉपिक और देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब गवर्नमेंट कर भी तो रही है यार। अगर आप अपने घर में सोलर प्लांट्स का यूज करते हैं तो आपको सब्सिडीज दी जाती है। अगर आप ईवी व्हीकल्स का यूज करते हैं तो आपको सब्सिडीज दी जाती है। तो गवर्नमेंट चाहे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रमोट कर सकती है, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज बना सकती है। तो जैसे तुमने देखा होगा कि दिल्ली में 10 साल से पुराना डीजल व्हीकल, 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकती। तो ये कुछ तरीके ही तो हैं, क्योंकि वो ज्यादा पोल्यूशन करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव कीजिए, रेलवेज रोडवेज को बेटर कीजिए, कि लोग अपनी खुद की गाड़ी को छोड़कर बसेस में जाना पसंद करें, है ना। एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स को एनकरेज करें। एनर्जी एफिशिएंट मेथड से मतलब क्या है यार, प्रमोट किया जाए कि आप ऐसे अप्लायंसेस को यूज करें जो बिजली की खपत कम करते हो। तो वो सब चीजें गवर्नमेंट कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा सके, क्योंकि पेड़ ट्रीज होते हैं जो कि पर्टिकुलरली किस चीज को कंज्यूम करते हैं, CO2, और किस चीज को एमिट आउट करते हैं, ऑक्सीजन। तो यही कुछ चीजें हैं। तो फिर यहाँ पर यार यही कुछ फैक्ट्स दिए थे जो बेसिक वही है। चलो तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं, ये वैसे इस वीडियो के पार्ट से तो रिलेट नहीं करता, एक बेसिक एक्सरसाइज थी, जरा इसका स्क्रीनशॉट लो और देखो कि क्या तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब पता है। यार अगर तुम इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखते आ रहे हो, मतलब तुमने चैनल पर जितने भी इस वीडियो के पार्ट्स उनको कंप्लीटली फॉलो किया, तो वैसे तुम्हें पता होगा, फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, नेचुरल वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, सोलर में हार्मफुल एडिशंस होती हैं जो कि क्या करती है, कैंसर कॉज, उनको ही अल्ट्रावायलेट एडिशंस कहा जाता है। एक एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, पता है ना। डियर किसको खाता है, घास। डियर को कौन खाता है, शेर। तो इस तरीके से इकोसिस्टम, एक एरिया के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं, और पर्टिकुलरली एक फूड चेन को क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। प्रमोशन मतलब चलना, GPS तुम्हारे फोन में होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। फोटोसिंथेसिस तुम्हें पता है कि पर्टिकुलरली जो प्लांट्स हैं वो आपका कहीं ना कहीं फूड को जनरेट करते हैं। तो प्लांट सनलाइट का यूज कर जिस प्रोसेस के थ्रू फूड को जनरेट करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। पीएच वैल्यू, कोई भी चीज बेसिक और एसिडिक होती है तो एक मीटर होता है। मेराइन लाइफ, जो लोग पानी में रहते हैं उनके लिए। कंडेंसेशन, जब वाटर इवोपरेट होता है, ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा होकर बादल फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। बिजली गिरती है, थंडरस्टॉर्म। ग्रीन हाउस गैस CO2। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो चुके हैं उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, खत्म। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना।
ग्लोबल वार्मिंग मुझे लगता है तुम्हें क्लियर होगी, है ना। चलो तो फटाफट से यहाँ पर आते हैं और जो एक बार बैक एक्सरसाइज गिवन है उसको फटाफट से देखते चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है स्ट्रेटोस्फेयर को लेकर। यार देखो, अगर तुमने पूरे का पूरा चैप्टर को समझा और देखा है, फिर तुम बैक एक्सरसाइज पर आए तो तुम्हें क्लियर होगा। अगर तुमने पूरे के पूरे चैप्टर को नहीं देखा और नहीं समझा, तो हो सकता है कि तुम्हें बैक एक्सरसाइज को लेकर भी डाउट रहे। चलो, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। या क्या स्ट्रेटोस्फेयर पर्टिकुलरली आपका अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जॉर्व करता है? बात तो सही है। क्या इसके अंदर ओजोन लेयर होती है? बात तो ये भी बिल्कुल सही है। कि कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्या ये रेडियो कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो यार, ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, बताओ क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। आओ एक बार दो स्टेटमेंट रीड करते हैं। जब पुअर ड्रेनेज सिस्टम के चलते फ्लड आती है, यार अगर तुम्हारे कमरे या घर के आसपास नालियां नहीं है तो क्या पानी भरेगा? ऑब्वियस है कि अगर ड्रेनेज सिस्टम बेकार है तो बाढ़ तो आएगी। तो डैम्स बना देना, एम्बैंकमेंट्स बना देना, रिजर्वायर्स, मतलब कुछ इस तरीके के सिस्टम क्रिएट करना कि अगर पानी एक्सेस हो तो उस पानी को आप स्टोर कर सकें। अगर आपने ऐसा कुछ सिस्टम किया तो क्या बाढ़ रुक सकती है? बात तो सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंडिया में जो रेनफॉल है वो कब से कब तक होती है? जून टू सितंबर, है ना। चलो यार, मैंने तुम्हें रटवाया था कि इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। यार अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो तुम्हें पुराने पार्ट्स देखने होंगे, तब तुम्हें क्लियर होगा, वरना तुम बहुत पीछे रह जाओगे एकेडमिक लाइफ में। अब करिकुलम और एनसीईआरटी को पढ़ाने का तरीका बदल चुका है, तब आप रेक्टाफिकेशन की तरफ नहीं जा सकते। चीजों को समझें और फिर चीजों को करें, है ना। चलो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बचपने की तरह टीचर ने लास्ट में एमसीक्यूज करा दिए, तुमने रट के काम हो जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तमिलनाडु को कब रेनफॉल मिलती है? विंटर रेनफॉल अक्टूबर नवंबर। क्यों मिलती है? वेल वो तुम मुझे बताओगे। यार पहाड़ों पर हमेशा कैसा क्लाइमेट रहता है? कूलर, चाहे गर्मी भी हो, है ना। रीजन पता है कि नहीं, वही चीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने तुम्हें बताई है। अब देखो एक सवाल आ गया, अब चलो इसको समझा देता हूँ थोड़ा, कि तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि पर्टिकुलरली ये आपका इंडिया है। इंडिया में इस जगह पर क्या है? मुंबई। और ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के पीछे क्या है? पुणे। और इंडिया में जो बारिश वाली हवाएं वो कैसे आती हैं? ऐसे। तो जो माउंटेन्स की विंडवर्ड साइड है, वहां ज्यादा बारिश होती है एज कंपेयर टू माउंटेन्स की बैकवर्ड साइड, मतलब लीवर्ड साइड। तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि मुंबई में बारिश ज्यादा क्यों होती है और पुणे में कम, तो यही रीजन है क्योंकि जो पुणे है वो किस साइड लोकेट करता है? लीवर्ड, ठीक वेस्टर्न घाट की। यही तो है ना भाई कि किन कारणों के चलते पुणे को कम बारिश मिलती है एज कम्पेयर टू मुंबई? तो क्योंकि वो लीवर्ड साइड है, किसके? वेस्टर्न घाट के। चलो, लीवर्ड समझ गए ना। जिस साइड हवा चलती है उसे पीछे वाली साइड को क्या कहा जाता है? लीवर्ड। अब देखो तुम्हारे सामने ना एक क्वेश्चन है और यहाँ पर एक एमसीक्यू है। अब ये तुम मुझे बताओगे यार, पर्टिकुलरली ये मैं तुम्हें देता हूँ, क्वेश्चन एट को रीड करो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कहाँ पर बारिश ज्यादा और कहाँ पर बारिश कम होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसलमेर राजस्थान के पास पड़ता है, बारिश कम होगी, है ना। चलो, वेल मेघालय, मेघालय की अगर मैं बातचीत करूं तो मेघालय में मैंने बताया था कि मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग, है ना। और शिलोंग इस तरफ है मेघालय। मेघालय में तीन हिल्स है, गारो, खासी और जयंतिया। बारिश की हवाएं ऐसे चलती हैं और पीछे की तरफ क्या लाया करता है? शिलोंग क्या लाया करता है? तो यहाँ पर भी बारिश कम होगी क्योंकि ये माउंटेन्स के लीवर्ड साइड है। तो अब तुम मुझे बताओगे जैसलमेर में कम होगी, नागपुर में भी क्या होगी? ऑब्वियस, शिलोंग में भी क्या होगी? कम। नागपुर ऑरेंजेस के लिए फेमस है, ऑरेंजेस वहां मिलते हैं जहाँ बारिश ज्यादा होती है ना। और हैदराबाद में मॉडरेट रेनफॉल होती है। तो अब तुम मुझे बताओगे कि करेक्ट आंसर क्या है, देखो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। अब आगे चलते हैं फटाफट से, एक बार फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो होती है, a dash is the total amount of greenhouse gas, mainly carbon dioxide released in the atmosphere due to the human activities। तो क्या होगा इसका आंसर? अ ग्रीन हाउस गैस इज द टोटल, सॉरी, अ कार्बन फुटप्रिंट्स इज द टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। समझ गए? कार्बन फुटप्रिंट्स। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं, यहाँ पर क्या आएगा? द लू आर
स्ट्रॉन्ग, हॉट एंड ड्राई विंड्स। ठीक, चलें आगे, चलो। द डैश, भाई अब मुझे एक बात बता, ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, मेरे तुमसे एक सवाल भी रहेगा, मैं तुम्हें बताऊंगा भी। यार ये इंडिया है, इंडिया में नॉर्थ में तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं? माउंटेन्स। ध्यान से देखना, इंडिया के नॉर्थ में तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं? माउंटेन्स। ये माउंटेन्स इंडिया में बारिश वाली हवाओं को रोकते हैं, बाहर नहीं जाने देते। और ये जो हवाएं हैं इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये हमारे इंडिया में विंटर में चलती हैं। तो ये, यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि गर्मियों में अगर तुम नदर्न प्लेन्स में रहते हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर, तो तुम बेसिकली जैकेट की चेन खुले रखकर घूम सकते हो। रीजन समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना पहाड़ इन ठंडी हवाओं को कभी नदर्न प्लेन्स पर आने नहीं देते। इस कारण से इंडिया में कंपैरेटिवली विंटर सीजन कम आता है। अगर पहाड़ नहीं होते तो बहुत ज्यादा आता। तो कौन से चीजें हैं जो प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती हैं और कोल्ड विंड्स को इंडिया में आने नहीं देती? तो तुम्हें इसका आंसर मुझे लगता है क्लियर है। क्या है? हिमालयास। क्या रहेगा? हिमालयास। चलो, अब यार ये सब वो क्वेश्चंस हैं जो सारे के सारे कवर अप हो चुके हैं। एक बार अपनी एनसीईआरटी से गो थ्रू करना, है ना। ये तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगे। मैंने, अगर तुमने पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो की प्लेलिस्ट को फॉलो किया, हर एक चीज का आंसर तुम्हें बहुत सिस्टमेटिकली मिल जाएगा। फटाफट से एक बार असर्शन रीजन और देखते चलते हैं, और फाइनली एक आखिरी केस बेस्ड क्वेश्चन करके इस चैप्टर को यहीं पर एंड करेंगे। चलो, तो देखना स्टार्ट करना। क्या एटमॉस्फेयर आपका 3 लेयर्स में डिवाइडेड है? यार नहीं, एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं? 5। याद है? सबसे नीचे वाली कौन सी है? थर्मोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। याद आ गया? तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यार असर्शन रीजन बहुत सिंपल है, इससे पहले कई सारी वीडियोस में बताया कि कैसे करते हैं। तो असर्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। और ऑब्वियस बात है कि अगर असर्शन इज रॉन्ग तो रीजन इज करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन पढ़ना ही नहीं है। क्या विंड जो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है? यार ये लाइन होती है वर्टिकल, ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। तो जो विंड है क्या वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है? बात तो सही है। क्या हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है? बात ये भी सही है। क्या आप इंस्ट्रूमेंट को, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। यार तुम्हें क्या लगता है कि हवा की स्पीड को मेजर करने के लिए रेन गॉज का यूज करता है? नहीं। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। क्योंकि हवाओं को मेजर करने के लिए विंड वेन्स और एनेमोमीटर्स का यूज किया जाता है। क्लियर? असर्शन टू, रीजन फॉल्स। ये कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते होता है, ऑब्वियस बात है। तुम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न आउट करते हो, CO2 ज्यादा इंक्रीज होता है। तो असर्शन इज ट्रू। रीजन, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हम फेस कर रहे हैं वो आजकल यही है। बिल्कुल सही बात है यार, ग्लोबल वार्मिंग बहुत सीरियस कॉज ऑफ थ्रेट है। इससे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, बाढ़ फ्लड्स आ रही हैं। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्या फ्लड्स जो है उसके चलते लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होता है? बात तो सही है। और फ्लड्स पर्टिकुलरली बहुत कॉमन नेचुरल डिजास्टर है, बात ये भी सही है। तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो मुझे लगता है कि यार तुम्हें क्लियर है। और असर्शन रीजन को कैसे करते हो तुम्हें ये भी पता होगा कि असर्शन एक स्टेटमेंट, रीजन एक स्टेटमेंट। अगर दोनों स्टेटमेंट सही, असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, तो देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन बैठता है कि नहीं। इनके बीच में रिलेशन को बिठाने के लिए आप क्या लगा देते हैं? बिकॉज, है ना। तो जैसे मेरे पेट में दर्द है, कल मैंने उल्टा सीधा खाया था, असर्शन पेट में दर्द है, रीजन उल्टा सीधा खाया था। मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मैंने कल उल्टा सीधा खाया था। तो क्योंकि लगा के तुम्हें रिलेशन पता चल जाता है। रिलेशन बैठता है तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रिलेशन नहीं बैठता तो बी। रीजन इनकरेक्ट, असर्शन करेक्ट तो सी, असर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट तो डी। समझ गए कैसे होता है? चलो, अब यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें एग्जाम में ये असर्शन रीजन देखने को मिलते हैं। असर्शन रीजन बेसिकली डिफरेंट हो सकते हैं। यार हर बार ना मैं तुम्हें केस स्टडी कराता हूँ, इस बार तुम खुद से देखो, क्योंकि एग्जाम में चीजें सेम रिपीटेटिवली रिपीट नहीं होती, चीजें बहुत डिफरेंट तरीके से होती हैं। एक बार देखो कि क्या तुम्हें ये केस स्टडी खुद से क्लियर होगी क्या। स्क्रीनशॉट लेना, है ना। और अगर तुम्हें इसमें डाउट आए तो कमेंट करना, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मुझे लगता है इसी के साथ हमने इस चैप्टर को एंड किया। अब वेल क्या स्टार्ट करें, कैसे, तुम नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस और व्यूज शेयर कर सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि वेल हिस्ट्री को लेकर जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।